मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार दर्शकों, मैं शुभम मालविया स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस एक्सक्लूसिव टॉक शो में जिसका नाम है मैं मथुरा हूं। इस वक्त मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं पद्मनाभ गोस्वामी जी और राधे कृष्ण पाठक जी। पद्मनाभ गोस्वामी जी राधा रमन मंदिर एवं श्री अमिया निमाई गौरंग महाप्रभु मंदिर के सेवायत हैं। वहीं राधे कृष्ण पाठक जी एक समाज सेवी हैं और भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। इनके साथ वार्ता करने के लिए मंच पर मौजूद हैं हमारे साथी मोहित चतुर्वेदी। धन्यवाद शुभम। पद्मनाभ जी, आप मंदिर की सेवा से जुड़े हुए हैं। वृंदावन में आपका एक मंदिर है जिसके आप सेवायत हैं। वृंदावन में मंदिरों का अपना एक अलग महत्व है, परंतु वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार से मंदिरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसको देखते हुए आपके क्या विचार हैं? सर्वप्रथम इस मंच के माध्यम से मैं नियो न्यूज़ का धन्यवाद करूंगा और आभार व्यक्त करूंगा और उनको बधाई दूंगा इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। वृंदावन प्राचीन काल से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि 5000 लगभग छोटे बड़े मंदिर वृंदावन में विद्यमान है। आज भी अनेक प्राचीन मंदिर वृंदावन में अपनी परंपरा के अनुसार सेवा पूजा और व्यवस्था में लगे हुए हैं और उसी के अनुरूप वह ठाकुर जी की सेवा पूजा और व्यवस्था भोग राग आदि की सब करते हैं। कई मंदिर विभिन्न आस्थाओं के कारण, श्रद्धा के कारण, विश्वास के कारण समाज में लोगों के केंद्र के रूप में नए मंदिरों का विकास हुआ है और वह मंदिर अपनी प्रचलित मान्यताओं के आधार पर चल रहे हैं। वास्तव में अगर कहा जाए तो वृंदावन भक्ति की भूमि है। यहाँ पर भक्ति की प्रधानता अधिक है। श्रीमद् भागवत में भी वो वर्णन आता है कि जब नारद वो भक्ति देवी वृंदावन में अपने 2 पुत्रों के साथ आई थी, ज्ञान और वैराग्य के साथ, तो नारद जी ने भक्ति देवी का जब यहाँ पर प्रवेश हुआ तो भक्ति नवयुवती के रूप में उनका स्वरूप परिवर्तन हो गया, किंतु ज्ञान और वैराग्य वैसे ही रहे। तो ऐश्वर्य की प्रधानता इतनी अधिक वृंदावन की इस भक्ति की भूमि में नहीं है। तो अब वर्तमान स्थिति तो ऐश्वर्य ज़्यादा दिखाई देती है वृंदावन में। अब लोगों को ऐश्वर्य प्रधानता पसंद है तो इसलिए ऐश्वर्य प्रधानता लोगों को। तो प्राचीन संस्कृति से हालत हटना नहीं हो गया ये? नहीं, तो जो नई संस्कृति का जनक भी फिर आप ही लोग बन रहे हैं। नहीं, जो प्राचीन संस्कृति वाले मंदिर हैं वह आज भी अपनी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन परंपरा, प्राचीन मर्यादा, प्राचीन सेवा पद्धति के आधार पर आज भी वो वहाँ पर ठाकुर जी की सेवा पूजा हो रही है। राधे, अभी आपसे बात करेंगे। राधे कृष्ण जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वृंदावन में होटल संस्कृति का जनक माना जाता है। सबसे पहला शायद होटल आप ही के द्वारा खोला गया। तो इस वर्तमान स्वरूप को प्रदान किया गया, वृंदावन आज पत्थर वन बनता जा रहा है। इस बात से आप मेरी बात मानेंगे ना? वृंदावन को पत्थर वन का स्वरूप प्रदान करने में किस किस का अहम योगदान आपके हिसाब से लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि वृंदावन का अपना जो प्राचीन स्वरूप है वही पूरे विश्व में पूजित है और उसी भाव और भावना से पूरे विश्व के तीर्थयात्री श्री वृंदावन में आते हैं। लेकिन जैसे कालांतर में समय के प्रभाव को देखते हुए
यहाँ के ये अनुभव में बात आई कि जो भी लोग यहाँ पर्यटन के लिए वृंदावन मथुरा में आते हैं, अगर उनको समुचित रहने की व्यवस्था अगर आप नहीं दे पाएंगे तो वो यहाँ पर निवास नहीं कर पाएंगे। पुरातन संस्कृति में धर्मशालाओं का एक दौर था। वृंदावन में बड़ी प्राचीन धर्मशाला वृंदावन में है, मथुरा में है, लेकिन ये अनुभव पिछले 25 वर्ष से होने लगा कि लोगों ने एक गेस्ट हाउस की पद्धति को यहाँ चालू किया, जिसमें कि लोगों ने अटैच बाथरूम के कमरे की डिमांड करनी शुरू की, वातानुकूलित कमरों की डिमांड शुरू की। तो उस भाव को मन में रखते हुए 2000 में ये प्रयास हमने किया कि आने वाले लोगों को समुचित हम लोग यहाँ रहने की व्यवस्था दे सकें, तो एक होटल संस्कृति का यहाँ जन्म हुआ। यहाँ तक आने के लिए जो तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं उन्हें एक मार्ग का सहारा लेना पड़ता है, जिस मार्ग से होकर के वो वृंदावन तक पहुँचते हैं, लेकिन उस मार्ग की दुर्दशा है। उस मार्ग पर कहीं पर कोई पथ प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। इस ओर भी तो ध्यान होना चाहिए। निश्चित तौर पे होना चाहिए, लेकिन आखिर वो जिम्मेदारी है किसकी? आगे कौन बढ़ेगा? जिम्मेदारी किसकी है? उस व्यक्ति तक बताने के लिए आगे कौन बढ़ेगा? आगे बढ़ने के लिए यहाँ के सामाजिक संगठन है वो बराबर प्रयास। आप भी तो उसमें इन्वॉल्व हैं? मैं करता हूँ जी। हम भी कितने प्रयास किए गए? संगठनों के माध्यम से प्रयास करते हैं, और विगत वर्षों में कई सरकारों के आने पर वृंदावन के विकास की योजना यहाँ हुई, लेकिन जितना उनको सफल होना चाहिए था उसमें कुछ कमियां उसमें रही हैं। वृंदावन कोई तीर्थयात्री आता है तो यहाँ की पंचकोसी परिक्रमा का अपना एक अलग महत्व है जी। परिक्रमा लगाने पर वो अपना पुण्य लाभ प्राप्त करके वापस अपने गंतव्य को रवाना हो जाता है। वर्तमान स्थिति परिक्रमा मार्ग की कैसी है, किसी से अछूती नहीं है, सब लोग उसको जानते हैं। आपके क्या विचार हैं इस पर? हाँ, क्या होना चाहिए खास? वृंदावन की परिक्रमा को और रमणीक होना चाहिए था, जो इसका प्राचीन स्वरूप था, लेकिन उसमें काफ़ी परिवर्तन अब आ गया है और उसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं। यहाँ तीर्थयात्री आता है, आकर के रेलवे स्टेशन यहाँ मौजूद है, पास में ही फरह में पंडित दीनदयाल धाम जी का पर पंडित दीनदयाल जी के नाम पर उस रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण हो चुका है। श्रीधाम वृंदावन अपना एक अलग महत्व रखता है ब्रज में। यहाँ का रेलवे स्टेशन अब भी अपनी दुर्दशा पर खुद ही आंसू बहा रहा है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। नहीं, वृंदावन के रेलवे स्टेशन के उच्चीकरण के लिए वर्तमान में जो रेल मंत्री हैं उनको ज्ञापन आदि देकर हमारे संगठन के लोगों ने ये प्रयास किया है कि इसको उच्चीकृत किया जाए। और जैसा कि विगत दिनों सुनने में आया है कि यहाँ की जो पटरी की व्यवस्था है उसको भी बदल के वो बड़ा करने का प्रयास। एक रेल बस यहाँ चलवाई गई थी, वो भी कभी चलती है, कभी बंद हो जाती है। कभी आपके या वरिष्ठ लोगों के या जो श्रीधाम वृंदावन में रह रहे हैं अपनी तमाम तरीके की व्यवस्थाओं से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उनके द्वारा कभी कोई प्रयास नहीं किया था, कोई सार्थक प्रयास नहीं हो पाया अभी तक? प्रयास तो यहाँ के लोग करते रहते हैं, लेकिन कितना वो सफल हो ये इसमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं। पद्मनाभ जी, आप कितना सार्थक, कितना सही मानते हैं इनकी बात को? देखिए, समय समय पर वृंदावन के सामाजिक संगठनों द्वारा, धार्मिक संस्थाओं के द्वारा, मंदिरों के द्वारा, धार्मिक संगठनों के द्वारा इस प्रकार की मांगें सरकार तक पहुंचाई गई हैं और कहा भी गया है। मैंने भी अभी लगभग 20-25 दिन पहले एक पत्र रेल मंत्री और पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को दिया है, जिसमें कि वृंदावन के रेलवे स्टेशन को अपग्रेडेशन के लिए मैंने उसमें मांग की है कि इसको मथुरा वृंदावन के बीच में ब्रॉड गेज किया जाए, और जो रिजर्वेशन का काउंटर है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए, जिसमें टॉयलेट आदि, बेंच और जो विश्राम कक्ष है, उसको जो है उचित स्तर पर वहाँ पर यात्रियों के लिए व्यवस्थित किया जाए। तो अभी मैंने गत माह जो है पत्र दोनों दिए हैं, दोनों मंत्रालय में। तो समय समय पर मांग तो उठती है कि वृंदावन का जो है विकास समय के अनुकूल हो, और शासन स्तर पर इसके द्वारा ठोस प्रयास जो है वह नहीं किया जाता। तो वह समस्याएं जहाँ की तहाँ रहती हैं। अब जो जैसे आपने कहा कि दोनों अप्रोच रोड हैं, अब तो 3 अप्रोच रोड है, पानी गांव वाली रोड है, मथुरा वृंदावन वाली रोड है, छठीकरा वाली रोड है, जिसमें कि MBDA को लाइटिंग की व्यवस्था के लिए और मेंटेनेंस की सुविधाएं दी गई है। लाइटिंग लग गई और लाइटिंग के बाद उसका मेंटेनेंस जो है वो प्रशासन स्तर पर नियमित नहीं हो पाता है। यदि नहीं हो पा रहा है तो आपका एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, आप जैसे वरिष्ठ लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि प्रशासनिक के स्तर पर आप अवगत करवाएं, उन्हें बताएं कि वर्तमान हालात कैसे हैं, वर्तमान स्थिति कैसी है, इसको इस प्रकार से सुधारा जाए। कितने प्रयास होते हैं?
मैंने अभी 27 जून को ही माननीय जिला अधिकारी महोदय को पूरा इस संबंध में पत्र दिया है और जिला अधिकारी महोदय मथुरा को मैंने इन सब समस्याओं से अवगत कराया है कि ये वृंदावन की स्थानीय समस्याएं हैं जिनको कि समय समय पर और भी अनेक संगठन हैं, यहाँ की सामाजिक संस्थाएं हैं, यहाँ का धार्मिक संगठन है, वह समय समय पर इन सबको उठाए रहते हैं। किंतु इसको अफसोस के साथ कहें कि प्रशासन के स्तर पर इतनी जल्दी कभी कभी सुनवाई नहीं हो पाती है। आप मंदिर के सेवायत हैं, यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों की आकांक्षा होती है कि वो मंदिरों के दर्शन करें। आपके पास आते होंगे और आने के बाद में यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या क्या बताते हैं और आपके हिसाब से कौन सी समस्या सबसे ज़्यादा है जिसका सबसे पहले निराकरण होना चाहिए यहाँ पर? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ बंदरों की है, जिसके आपके कार्यक्रम में पिछले कई दिनों से वह चर्चा चल रही है, तो उसकी पुनरावृत्ति मैं नहीं करना चाहता हूँ कि वो बंदरों की समस्या आज के समय काफ़ी विकराल रूप में है, क्योंकि चश्मे जो है वो काफ़ी कीमती होते हैं, किसी का वो कीमती चश्मा लेकर तोड़ना, फिर पर्स है, मोबाइल है, वह सारी समस्याएं हैं। तो बंदरों की प्राथमिक एक बहुत समस्या है। दूसरी समस्या सफाई व्यवस्था जो है वह स्थानीय आधार पर कुछ इलाकों में तो बहुत अच्छी सफाई व्यवस्था है, पर उन कुछ इलाकों को छोड़कर आप और अन्य पूरे वृंदावन में या और जो धार्मिक जो गलियां हैं जैसे दान गली, मान गली, सेवा कुंज, निधिवन, केसी घाट, वो जो रास्ते हैं वहाँ पर सफाई की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। राधे कृष्ण जी, आप बताइए। मोहित जी, एक सेकंड में आपको रोकना चाहूँगा। यहाँ से हमारे एक गेस्ट हैं, वो सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी सर, आपका नाम और सवाल? मेरा नाम रामबाबू शर्मा। जी सर। मेरे बड़े भाई जी से, राधा कृष्ण पाठक जी से एक छोटा सा प्रश्न कि अभी आपने बताया कि यहाँ वृंदावन में गेस्ट हाउस के ये जनक माने जाते हैं। यहाँ वृंदावन में जो आश्रम हैं और आश्रमों में ये 5 स्टार 3 स्टार की सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, और जो लोग बाहर के परदेसी यहाँ आकर के और होटलों में न जाकर के वो आश्रमों में ठहरने लगे हैं, तो इससे इनके व्यवसाय पर और इनके होटलों पर इसका क्या असर पड़ा है और इसका इनके द्वारा क्या विरोध किया गया है, इसके बारे में मैं जानकारी करना चाहूँगा। राम बाबू जी, आपका प्रश्न वास्तविक धरातल से जुड़ा हुआ है। वृंदावन की स्थिति ये है कि यहाँ पर जो भी माने होटल हैं उन पर तो सारे टैक्सेस गवर्नमेंट के हैं जिनको हम लोग पे करते हैं, लेकिन उसी के साथ एक नई परंपरा यहाँ विकसित हो गई कि जितने वृंदावन में आश्रम हैं वहाँ भी चूँकि आवासीय सुविधा वो लोग अपने भक्तों को देते हैं, तो उन्होंने भी AC लगा लिए, उन्होंने भी प्रसाद की व्यवस्था अपने यहाँ कर ली, तो उनके ऊपर वो जो टैक्स का भार है वो लगता नहीं है। तो जो कमरा हम लोग अपने यहाँ 1500 रुपया में देते हैं वो महाराज जी का 500 रुपये में मिल जाता है। तो ये एक प्रैक्टिकल दिक्कत है जिसको हम लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन हम अंत में यही मानते हैं कि ब्रज में आने वाले सभी लोगों को सुविधा, चाहे वो महाराज जी के आश्रम से मिल रही हो या हमारे यहाँ से मिल रही हो, हम लोगों का श्रद्धा और सेवा का भाव है, तो ऐसा हो रहा है तो वो भी एक सेवा है उन लोगों के लिए। जी, एक और गेस्ट हमारे पीछे हैं। मेरा नाम अभय वशिष्ठ है। गोस्वामी जी, आपसे मैं प्रश्न करना चाह रहा हूँ। मेरी पीड़ा है, मैं यहीं अब रहने लगा हूँ, तो कुछ दिन पहले कुछ बाहर के लोग थे, तो मैंने कहा आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप ओल्ड वृंदावन में क्यों नहीं जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा बहुत ट्रैफिक व्यवस्था बहुत परेशान वाली है, ये समस्या है, वो समस्या है, तो हम वैष्णो देवी मंदिर और कृपालु जी के मंदिर को देखकर ही चले जाएंगे, समझ लेंगे वृंदावन। ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा है। मेरा क्वेश्चन सुनिए। तो सर, आपको मालूम होगा कि हमारी संस्था ने ट्रैफिक को लेकर एक बहुत सेंसिटिव प्रोग्राम रखा था, लेकिन दुर्भाग्य से किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। तो मैं ये पीड़ा थी मेरी कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि लोग कैसे आए हमारे पुराने मंदिर तक? ट्रैफिक की एक बहुत बड़ी समस्या बता रहे हैं अभय जी। देखिए अभय जी, आपकी समस्या बिल्कुल वाजिब है और मैं भी इससे प्रतिदिन जो है वाकिफ होता रहता हूँ। वृंदावन का एक तरह से विभाजन सा हो गया है, और वह विभाजन इस प्रकार हो गया है कि बिहारी जी से और छठी करा तक नया वृंदावन, नव वृंदावन के रूप में, और बिहारी जी से ज्ञान गुजरी और केसी घाट तक पुराने वृंदावन के रूप में 2 स्वरूप वृंदावन में वर्तमान में परिदृश्य में आने लगे हैं। आने वाले जो तीर्थयात्री हैं या पर्यटक हैं,
कुछ संख्या उनकी सुविधा भोगी की है। उनकी समस्या ये है कि गाड़ी से ही इस्कॉन मंदिर के गेट पर ही उतरना चाहते हैं, गाड़ी से ही प्रेम मंदिर के गेट पर उतरना चाहते हैं, गाड़ी से ही वीआईपी रोड पर बिहारी जी के जाने के रास्ते पर उतरना चाहते हैं। पैदल चलना उनको पसंद नहीं है। सुख सुविधाओं के आधार पर बहुत से इस प्रकार के जो दर्शनार्थी आते हैं, उन लोगों ने अपना लक्ष्य कर रखा है, जो वीकेंड में आते हैं या महीने में एक बार आते हैं, कि बिहारी जी, इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर, और वो वृंदावन के उनके दर्शन हो गए और वह उसके बाद चले गए। पर एक वास्तविकता से आपको और ज्ञान आपको होगा, क्योंकि आप भी स्थानीय हैं। रंग जी के मंदिर पर रात्रि के समय कम से कम 20 से लेकर 50 तक टूरिस्ट बसें आती हैं। वो भी तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों से भरी हुई बसें आती हैं, जिनका एवरेज 15 बसों से 50 बसों तक का रहता है। और उनका आने का समय भी वो ऐसा अंधकार का होता है कि वृंदावन का अधिकांश मंदिर उस समय बंद हो गए होते हैं। और कुछ एक आध दो जो मंदिर हैं वह दर्शन कराकर और बाहर से वो पुराने मंदिरों के प्राचीन स्वरूप को दिखाकर वो वापस चले जाते हैं। तो दर्शक जो तीर्थ यात्री हैं, पर्यटक हैं, उनको वृंदावन के मंदिरों का पूरे इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। पर्यटन विभाग के जो सचिव हैं, उनसे भी, पर्यटन अधिकारी से भी इस संबंध में वार्ता हुई कि जितने भी प्रमुख मंदिरों के साइनेज हैं वो हिंदी और इंग्लिश में हर कॉर्नर पर लगने चाहिए। और स्पेशली अभी मैंने पर्यटन अधिकारी से कहा कि वह साइनेज इतनी हाइट पर लगने चाहिए कि उस पर पोस्टर ना चिपके, क्योंकि साइनेज पर जो पोस्टर चिपक जाते हैं, वो पोस्टर चिपकने से साइनेज का महत्व जो है समाप्त हो जाता है। अच्छा, ये सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सिर्फ विभागीय अधिकारियों की है, पर्यटन विभाग की है? इसमें क्या हमारा और आपका कोई योगदान नहीं हो सकता है? हम और आप स्वयं, आप दोनों ही व्यक्तियों से यदि मैं बात करूं, दोनों ही लोग कहीं ना कहीं आप तीर्थ यात्रियों के ही से ही जुड़े हुए हैं। उनके आगमन होगा, उनका वृंदावन में वो आएंगे तो कहीं ना कहीं आप दोनों को लाभ ही होगा। तो क्या ऐसे जो जैसे आप जुड़े हुए, वैसे आपके जैसे और भी लोग जो जुड़े हुए हैं, क्या वो कुछ इसमें सहयोग नहीं कर सकते हैं? समय समय पर वह सहयोग किया जाता है, किंतु समस्याएं वही रहती हैं कि रोड साइड पर वो लगा, किसी गाड़ी वाले ने उस पर टक्कर मार दी, कभी वो एंगल टूट गया, फिर वो बोर्ड गिरता रहा। वो मेंटेनेंस की बातें हैं जो कि प्रशासन या स्थानीय जो संस्था है उसके आधार पर रहे। अभी भी वृंदावन में मंदिरों में लगे हुए हैं, बहुत से कॉर्नर्स पर इस तरफ काफ़ी साइनेज लगे हुए हैं, आउटर पर भी लगे हुए हैं जो कि एंट्री पॉइंट हैं वृंदावन के। पर भीतर जो है, जो कि प्राचीन वृंदावन का एक स्वरूप है, पुराना वृंदावन है, वहाँ साइनेज की अभी समस्या है। कुछ छोटे छोटे स्थानीय संगठनों के आधार पर या स्थानीय मंदिरों के आधार पर छोटे छोटे साइनेज जो है इलेक्ट्रिक पोल पर या पर वहाँ पर कहीं जो भी स्थान मिला है वहाँ लगाए गए हैं। वो आप अभी भी अगर देखें तो वो आपको मिलेंगे अभी भी। अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या, जी माफ़ी चाहूँगा, मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूँ। मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा सवाल बड़े भाई आदरणीय पाठक जी से है। जी, एक वृंदावन की मूलभूत आवश्यकता मोक्षधाम की हमेशा से बनी रही है, और आदरणीय पाठक जी वृंदावन विकास समिति के नाम से विगत कई वर्षों से इससे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिनको हम आज तक मोक्षधाम में मूर्त रूप नहीं दे पाए? आदरणीय पाठक जी। भाई मुकेश जी, आपने वृंदावन मोक्षधाम की चर्चा की है। वृंदावन में मोक्षधाम हो, इस कल्पना को लेकर वृंदावन की एक प्रमुख सामाजिक संस्था है श्री वृंदावन विकास समिति, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। उसमें सभी नगर के संभ्रांत हमारे सक्रिय लोग हमारी संस्था में हैं। और ये विचार संस्था के मन में या हम लोगों के मन में सन 2000 में आया। तत्कालीन जिलाधिकारी नरेंद्र भूषण जी के साथ हम लोगों ने कई दौर की चर्चा करने के बाद 5 एकड़ ज़मीन वृंदावन मोक्ष धाम के लिए संरक्षित हमने कराई।
उसके बाद समिति ने अपने प्रयास से आर्थिक संसाधनों को जुटाकर उस पर कार्य प्रारंभ किया। लेकिन चूंकि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीति की बारीकियों को ज़्यादा हम नहीं समझते हैं, तो उसमें हमारे सामने कुछ राजनीतिक लोग ही आ गए जिनको ऐसा लगा कि अगर ये मोक्षधाम बन गया तो प्रसिद्धि किसी और को मिल जाएगी। इसी कारण से सब लटका हुआ है। उस कारण से हम वहाँ उस जगह पर लोगों ने स्टे लाना शुरू किया। मैं स्टे लड़ता रहा, 6 साल तक मथुरा में लड़ाई होती रही। यहाँ से स्टे वैकेट हो गया, समिति जीत गई, तो भी लोगों को चैन नहीं पड़ा, तो उन लोगों ने हाई कोर्ट में स्टे करा दिया। मैं हाई कोर्ट में करता रहा और अभी 1 साल पहले हाई कोर्ट से भी मुक्ति हमको उसकी मिल गई। तो मालूम पड़ा कि अब वो सरकारी संसाधन से बनेगा, अब कोई व्यक्तिगत उसमें अपनी क्रिया नहीं कर पाएगा। तो कुछ प्रयास किए गए आपकी संस्था के द्वारा? लगातार प्रयास, माने आप समझिए सन 2000 से आज 17 साल हो गए करते हुए। प्रयास ही चल रहे हैं। नक्शे पास हो गए, नक्शे बन गए, काम मौके पर शुरू हो गया, लेकिन फिर लोगों के अहम हमारे आड़े आ गए। ये चर्चा जारी रहेगी, आप देखते रहिए एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ, 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 मैं मथुरा हूँ। दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस एक्सक्लूसिव टॉक शो में जिसका नाम है मैं मथुरा हूँ। हमारे पैनल में मौजूद हैं हमारे साथ सूफिया जी, वो सवाल पूछना चाह रही हैं। सर, आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि ये वृंदावन धार्मिक स्थल न बन के व्यवसायिक स्थल ज़्यादा नहीं बनता जा रहा? हर कोई चाहता है कि यहाँ इन्वेस्ट करना है, चलो भाई वृंदावन चलो, फ्लैट वहाँ लो, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो ये एक पैसा कमाने का जरिया नहीं बनता जा रहा है धर्म स्थल के साथ? देखिए, वृंदावन की अपनी धार्मिक मान्यता है। धार्मिक मान्यताओं के कारण ही विगत कई वर्षों से वृंदावन में भारतीय पर्यटक या तीर्थ यात्रियों की आने की अधिक संख्या हुई है। उसके साथ साथ इंस्कॉन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृंदावन के बारे में, वृंदावन का जो महत्व है, जो धार्मिक मान्यता है, उसके बारे में काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया। वह प्रचार प्रसार के द्वारा ही वृंदावन में तीर्थयात्री या पर्यटकों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर आने की संख्या बढ़ी है। पिछला आप वृंदावन ही नहीं, आप गोवर्धन देखिए, मथुरा देखिए, गोकुल देखिए, बरसाना देखिए, नंदगांव देखिए, ये तो ब्रजमंडल का है। और भी उत्तराखंड के 4 धाम हैं या दक्षिण भारत के वो हैं, चाहे वो जगन्नाथपुरी है, चाहे रामेश्वरम है, सब जगह पर्यटक और तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ी है। नो डाउट सर, लेकिन उसके हिसाब से हमें वृंदावन की फैसिलिटीज़ भी बढ़ा देनी चाहिए। जैसे अभी पहले चर्चा हुई कि यहाँ पे रोड जाम प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ऑल ओवर वर्ल्ड में एक अपनी पहचान है वृंदावन की, तो उस हिसाब से हमें आप लोग को फैसिलिटी उस हिसाब से प्रोवाइड करानी चाहिए, थोड़ा काम उस हिसाब से संस्थाएं करें। देखिए, जाम की जो समस्या है, यह जाम की समस्या का प्रतिशत अधिकांशतः शासन प्रशासन के ऊपर है। उस पहला कारण मैं अगर कहूँगा कि रोड से जो है एंक्रोचमेंट जो है वो हटना चाहिए। ये आपकी छठीकरा वाली रोड अभी लगभग 7-8 साल पहले 10-10 फुट जो है 20-25 फुट सड़क चौड़ी हुई। सड़क चौड़ी होने के बाद वह ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो यूज़ होनी चाहिए वह ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ ना होकर दोनों तरफ गाड़ियों की पार्किंग बन गई। तो रास्ता चौड़ा हुआ किंतु गाड़ियों की पार्किंग बन गई, खोखे लग गए, ढकेल लग गई। जो एंक्रोचमेंट है उससे वो रोड जहां 25 साल पहले थी वो वहीं की वहीं रही। तो ये शासन प्रशासन का भी दायित्व बनता है और सामाजिक संस्था एंक्रोचमेंट हटाने के लिए नहीं जा सकती है। ट्रैफिक वाली बात मैं 1 मिनट और कहना चाहता हूँ। आपके पीछे ही हमारे माननीय अभय जी वशिष्ठ बैठे हैं, जिन्होंने कि वृंदावन के इंस्कॉन मंदिर के व प्रेम मंदिर के आसपास के लिए ट्रैफिक व्यवस्था के लिए अपने संगठन, अपने संस्था के द्वारा सक्रिय प्रयास किया, किंतु निरंतर सक्रिय प्रयास के साथ वह प्रशासन का सहयोग और पुलिस का सहयोग आवश्यक है। वह जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक कोई भी संगठन या संस्था अकेले अपने दम पर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं कर सकती है। प्रशासन के साथ, लेकिन प्रशासन को बताने के लिए आप लोग को आगे आना पड़ेगा ना। प्रशासन को पता है, प्रशासन के संज्ञान में है। देखिए, मैं आपको एक निवेदन, प्रशासन के संज्ञान में है और यह मथुरा तक ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के शासन तक है।
उनके संज्ञान में है। मैं आपसे एक निवेदन करूं कि मथुरा और वृंदावन की आपने चर्चा की है, तो वृंदावन का जो स्वरूप है वो विशुद्ध धार्मिक है, मथुरा का स्वरूप विशुद्ध धार्मिक नहीं है। मथुरा जो है वो एक इंडस्ट्री एरिया भी जाना जाता है, उसका एक शहरीकरण भी है, लेकिन वृंदावन अभी भी अपने आप में जो है वो पूर्ण रूपेण धार्मिक स्वरूप को लिए हुए है। अगर आप यहाँ के वृंदावन में घूमकर आप देखेंगे तो जितनी गौशालाएं आपको यहाँ परिलक्षित होंगी, जितनी हरियाली आपको यहाँ मिलेगी, जितना मंदिरों का आपको यहाँ एक दर्शनों का लाभ होगा, तो वो पूरा एक वृंदावन जो है वो आज भी एक धार्मिक स्वरूप को अपने आप में समेटे हुए है। लेकिन चूंकि इसकी भौगोलिक स्थिति प्राचीन है, पुरातन है, कोई परिवर्तन विशेष उसमें नहीं आया है, लेकिन श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो विगत 10-15 वर्षों से अचानक से बहुत ज़्यादा वृंदावन के प्रति आकर्षित हुई। लेकिन लोग पुराने वृंदावन नहीं जा रहे हैं ना जी, पुराने वृंदावन नहीं जा रहे हैं, यहाँ इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर नहीं, वृंदावन वही है। देखिए वृंदावन वही है, लेकिन अगर आप यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे तो इसका जो विकास का रास्ता था वो चूंकि इधर ओपन लैंड है तो छठीगरा की ओर चल दिया। तो 1975 में प्रभुपाद जी ने एस्कॉन की स्थापना कर दी यहाँ लाके, तो उससे और आगे लोगों को जगह मिली तो प्रेम मंदिर बना दिया, उससे आगे जगह मिली तो और अक्षरधाम बन गया, अक्षय पात्र बन गया। लेकिन मथुरा की ओर निकास नहीं है, उधर यमुना है, उधर कोई निकास नहीं है, इसलिए विकास का पथ इस तरफ ही चल दिया। तो ये पुरातन और नवीन वृंदावन की चर्चा पूज्य गोस्वामी जी ने जो अभी की वो धीमे धीमे एक नज़र आ रही है कि ऐसा हो रहा है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इस्कॉन का जो डिवोटी है जो कि इंटरनेशनल उस पर यहाँ वृंदावन आता है, वह वृंदावन के 7 देवालय के दर्शन करता है। वह 7 देवालय में जाकर वृंदावन में जो 7 देवालय है वहाँ दर्शन करता है। जो गोस्वामियों की पुरानी समाधि है वहाँ पर जाता है। वह अंतर्राष्ट्रीय जो तीर्थ यात्री है वो जाता है। और अधिकांश अब पिछले करीब 2-3 सालों से मैं उसको देखता हूँ, राधा दामोदर का मंदिर है, राधा श्याम सुंदर का मंदिर है, राधा रमन जी का मंदिर है, निधवन है, सेवा कुंज है, गोपेश्वर महादेव है। ये जो प्राचीन वृंदावन का स्वरूप है वहाँ तीर्थ यात्रियों की आने की संख्या काफ़ी बढ़ी है। सर माफ़ी चाहूँगा, समय हमारे पास बहुत कम है। एक सवाल पीछे से हमारे गेस्ट पूछना चाह रहे हैं। मेरे 2 सवाल हैं। समय समय पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार करोड़ों रुपए यमुना सफाई मिशन के नाम पे दिए गए हैं, वो पैसा जाता कहाँ है? दूसरा सवाल, आज वृंदावन में खादर में आप देखेंगे अवैध निर्माण, कॉलोनियों को निर्माण इतना हो गया, इतना अतिक्रमण हो गया, वो किसके संरक्षण में चल रहा है? उसका विरोध किसी ने किया आज तक? आपका सवाल किससे है? माननीय जो दे सके। आपसे, मुझसे? धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं जमुना के जी के बारे में कहना चाहूँगा। जमुना और गंगा हम लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। जमुना को हमने नदी के रूप में मान्यता नहीं दी है, बल्कि ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में उनकी मान्यता हम लोगों के धर्म और शास्त्र में हम लोगों में है। किंतु दुर्भाग्य है कि हथनी कुंड से और दिल्ली से जमुना को बिल्कुल समाप्त कर वहाँ का जो वेस्टेज है वह यहाँ पर उसका आगमन होता है। और इस संदर्भ में आपको एक और बात कहना चाहूँगा। यूनेस्को की लेटेस्ट रिपोर्ट में दिल्ली के बाद जमुना नदी को मृत डेड रिवर घोषित कर दिया गया है। यूनेस्को के द्वारा जमुना दिल्ली के बाद डेड रिवर डिक्लेयर कर दी गई है। आज भी इसके बावजूद भी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी हजारों करोड़ रुपए जो खर्च किए गए उसका 1% भी वास्तविक कार्य हम लोगों को देखने को कहीं नहीं मिलता है। माने यही जानकारी चाह रहा हूँ, वो पैसा जाता कहाँ है? ये तो अब कहते हैं ना कि देखो सवाल, एक मिनट माननीय महोदय, जमुना जल से ही जमुना की पूजा होती है। जहाँ से पैसा आता है वहीं पैसा जाता है। ये तो जहाँ आता है वहीं से जाता है। जमुना से ही जमुना जल की पूजा होती है। ये तो आपको उस स्तर पर बात पूछना चाहिए कि जहाँ से पैसा आता है और धरातल पर उस पैसे का कोई भी प्रयोग या उपयोग हमको देखने को नहीं मिलता है। चलिए खादर में खादर के अंदर जो अवैध कॉलोनी, एक सवाल उनका रह गया सर, एक सवाल रह गया उनका। खादर में जो अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है उसको तो आप रोक सकते हैं? देखिए ये भी शासन प्रशासन के द्वारा है।
500 कॉलोनियाँ जो हैं वह शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा अवैध घोषित कर दी गई हैं। वह 500 कॉलोनियाँ गवर्नमेंट प्रशासन में, MBDA में रिकॉर्ड पर हैं। अब उसका ध्वस्तीकरण कार्य जो है वो शासन प्रशासन पर भ्रष्टाचार के द्वारा वह कॉलोनियाँ पनपी गई, और वहाँ पर चाहे वो इलेक्ट्रिक लाइन हो, चाहे सीवेज लाइन हो, चाहे वाटर सप्लाई की लाइन हो, चाहे रोड बनी हो, वह सब शासन प्रशासन के सहयोग से बना है। चलिए, आपने इन प्रश्नों का उत्तर दिया, बहुत ही अच्छा लगा। आप राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र से ही हैं। मैं वृंदावन को लेकर बात करूंगा, हालांकि मैं शब्दावली लंबी नहीं लूंगा, सभी वृंदावन को लेकर अच्छी तरह से जानते हैं। वृंदा जो है तुलसी को कहते हैं, तुलसी का वन हुआ करता था। यदि आज वृंदावन की बात करें, यहाँ के प्राचीन स्वरूप की बात करें, तो आज ये पता नहीं लगता कि यहाँ पर तुलसी जी कहाँ चली गई। आज कहीं भी तुलसी यदि मंदिरों के खंभों पर तो नज़र आती है, लेकिन इसके अलावा कहीं तुलसी का कोई वन या कोई तुलसी को लेके कोई विशेष स्थल ऐसा दिखाई नहीं देता है। क्या कुछ कहेंगे आप दोनों? क्या कभी इस बारे में सोचा गया, विचार किया गया कि जिस वृंदा को तुलसी को कहा जाता था, उसको लेकर भी उसे जीवंत रखने के लिए कुछ न कुछ किया जाए? वास्तव में शास्त्र में तो ये कहा गया है, जो पद्म पुराण में वर्णन है, कि जहाँ पर जमुना है, जहाँ गोवर्धन है, जहाँ तुलसी वन है, वहीं पर साक्षात कृष्ण का वास है। उसी के अनुरूप वृंदा का नाम जो है तुलसी के रूप में मान्यता में है। वृंदावन में वृक्ष चाहे तुलसी, समस्या जो है वो बंदर और आवारा जीव जंतुओं के द्वारा है, वह हमारे पर्यावरण को और वृक्षारोपण को काफ़ी नष्ट किया जा रहा है। बंदरों के द्वारा जो है वह छोटे पौधे या छोटे पेड़ जो है वह तुरंत तोड़ दिए जाते हैं। जाल लगा के टी गार्ड से प्रोटेक्ट किया जाता है, हालांकि उसमें समय काफ़ी लगता है। फिर भी वृंदावन के कुछ आश्रम हैं, अखंडानंद जी का आश्रम है, और भी साधु संत महात्माओं के आश्रम हैं। इधर परिक्रमा मार्ग पर कुछ विद्यालय के हमारे स्थान हैं, जहाँ पर कि तुलसी का पर्याप्त भंडार, और हम लोग तुलसी का पर्याप्त रोपण करते हैं, और पर्याप्त मात्रा में वहाँ तुलसी पाई जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पद्मनाभ गोस्वामी जी और राधे कृष्ण पाठक जी। समय का हमारे पास अभाव है, तो ये हमारे साथ रहे पद्मनाभ गोस्वामी जी और राधे कृष्ण पाठक जी। वृंदावन के तमाम मुद्दों को लेकर इनके साथ की हमने हमारी एक्सक्लूसिव टॉक शो। आगे भी जारी रहेगा चर्चाओं का ये दौर, आप देखते रहिए हमारा एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूं। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि, विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।